हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द अरुणाचल टाइम्स न्यूज एनालिसिस। आज हम लोग 17 और 18 मार्च 2024 का न्यूज डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली जब कभी कभी किसी न्यूज़पेपर में थोड़ा सा कम पोर्शन आता है, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो संडे को रहेगा वो ऑफ रहेगा, और जो संडे और मंडे वाला जो आपका न्यूज़ डिस्कशन है वो हम लोग एक साथ करेंगे। तो उसी सीक्वेंस में जो आपका 17 मार्च और 18 मार्च का जो न्यूज़ एनालिसिस है और जो एडिटोरियल एनालिसिस है वो आज हम लोग कंबाइंड करके साथ में डिस्कस करेंगे। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए कि हमारा एपीएसएसबी का जो कोर्स है वो करंट में रनिंग है। तो अगर आप एनरोलमेंट लेना चाहते हैं, एपीएसएसबी जो कैलेंडर लॉन्च हुआ है 2024, उन एग्जाम्स में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो सारे एग्जाम्स का एक वन की सॉल्यूशन आपको मिल जाए, तो उसके लिए हमारा एपीएसएसबी कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी आपके एपीएसएसबी के एग्जाम्स हैं वो सारे एग्जाम्स को ये टारगेट करता है, जिसमें आपका कंप्लीट मैथ्स, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग आपको प्रोवाइड किया जाता है। वीकली टेस्ट सीरीज करवाई जाती है। साथ ही साथ कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको एक प्रॉपर डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी फुल लेंथ टेस्ट के साथ। इसमें हमारे जो डेडिकेटेड मेंबर्स हैं वो सारा आपको फोटोज उनके दिख रहे होंगे। आपका इसमें लाइव क्लासेस होगी, लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलेगी, और हमारी जो क्लासेस की रिकॉर्डिंग होगी वो हमारा एक डेडिकेटेड ऐप है, उसमें हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो और ये हमारे आपका सिलेक्शंस मेंशन्ड है। अभी हमने 140 प्लस सिलेक्शन सीएसएल में दिए हैं, 20 प्लस सिलेक्शन सीएचएसएल में दिए हैं, एंड 25 सिलेक्शंस आर वर इन स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन। तो इफ यू आर गोइंग टू बाई एपीएसएसबी कोर्स, देन ऑप्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट पीएससी। नंबर्स आपका स्क्रीन पे मौजूद हैं, इन नंबर्स पर आप कांटेक्ट करके हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं या उनके बारे में कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए सर, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की पहली न्यूज। 7 फेज लोकसभा पोल्स फ्रॉम 19 अप्रैल, रिजल्ट ऑन 4 जून। 19 अप्रैल से आपका इलेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, 7 फेजेस में होंगे, 1 जून को कंप्लीट होंगे। और जो अरुणाचल है, अरुणाचल में आपका एक सिंगल फेज में इलेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे ऑन 19 अप्रैल। तो 19 अप्रैल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। जाइए और डेमोक्रेसी की एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कीजिए। इलेक्शन इज द फेस्टिवल ऑफ द डेमोक्रेसी, तो ये भी इसको एज ए फेस्टिवल ट्रीट करिए और अपने अपने एरियाज में जरूर जाके वोटिंग करिए। ठीक है, तो उसके बाद रिजल्ट आपका 4 जून को आ जाएगा। अब सर, इसमें एग्जामिनेशन में क्या पूछेगा? ये तो नहीं पूछेगा कि अच्छा बताइए अरुणाचल में इलेक्शन किस दिन हुआ था। यहाँ पर क्वेश्चन मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का बन जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इलेक्शंस की बात हो रही है, तो एक बेहद ही जुड़ा हुआ टॉपिक है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसकी हम बात कर लेते हैं। जिस दिन आपका इलेक्शन डेट अनाउंस होता है उस दिन से लेकर इलेक्शन वाले दिन तक एक कोड इस्टेब्लिश हो जाता है, उसे कहते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये है क्या सर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? देखिए, ये कुछ ऐसी गाइडलाइंस हैं जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाता है, जिससे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनको ये रेगुलेट करते हैं बिफोर द इलेक्शन। देखो, आर्टिकल 324 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सुप्रीम को सॉरी इलेक्शन कमीशन को पावर देता है कि भैया फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने के लिए जो आपको बन पड़ता है करो। इट इज जस्ट लाइक, जैसे आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को दिया है टू डू कंप्लीट जस्टिस, तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का यूज कर सकता है टू डू कंप्लीट जस्टिस, उसके लिए कुछ भी ऑर्डर पास कर सकता है। इन द सेम मैनर आप कह सकते हो कि आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन को पावर देता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराने के लिए आपको जो ठीक लगे वो करो। तो इसी सीक्वेंस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस बनाई हैं जो हर पार्टी को फॉलो करना जरूरी होता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात शुरू हुई थी केरला इलेक्शन से 1960 में। फिर उसके बाद जो लोकसभा इलेक्शन था 1962 का, उसमें इनको सर्कुलेट करा गया। 1995 में जब देखा गया कि भाई बहुत ज्यादा इलेक्शन नॉर्म्स की बर्बादी हो रही है या इलेक्शन नॉर्म्स की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं, तब 1991 में आपका जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको स्ट्रिक्टली स्टैब्लिश किया गया। इसमें क्या क्या बातें होती हैं? इसमें बोला जाता है कि कोई भी पार्टी किसी कास्ट या किसी भी पर्सन को, मतलब किसी भी रिलीजन, किसी भी रीजन, किसी भी कास्ट को हेट स्पीच नहीं देगा, यानी हेट स्पीच रोकी जाएगी।
साथ ही साथ इसमें आपका जो रूलिंग पार्टी है वो जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है उसके बाद कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मान लो 19 अप्रैल को इलेक्शन है और 18 अप्रैल को गवर्नमेंट अनाउंस कर दे कि हम हर किसी के अकाउंट में 2000 रुपये डिपॉजिट कर रहे हैं, तो एक तरीके से ये क्या हो गया, लोगों को लुभावने के तरीके हो गए। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो कोड बनाया है, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलके कंसेंसस से बनाया गया कोड है। इसमें ये सारी बातें मेंशन है कि कोई भी जो रूलिंग पार्टी होगी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद कोई बड़ी स्कीम लॉन्च नहीं करेगा, ताकि वो पॉलिटिकल पार्टीज को या जो लोगों हैं उनको ल्योर न कर सके। तो ये इस तरह की चीजें आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बोलता है, ठीक है। और इलेक्शन से 24 घंटे पहले किसी भी तरह का फिर कैंपेन नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरह की बातें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब क्या क्या पूरा कोड है वो रटने की जरूरत नहीं है, बेसिक पता होना चाहिए। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात ये पता होना चाहिए कि मान लीजिए सर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट कर दिया किसी ने, फॉलो नहीं करा, तो इसके लिए कोई सजा नहीं है, इट इज नॉट इन्फोर्सेबल। ये कोई कानून नहीं है सर, इट इज नॉट ए लॉ एंड इट इज नॉट इन्फोर्सेबल, ठीक है, ये इन्फोर्सेबल भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर किसी ने कुछ ऐसा काम कर दिया, जैसे मान लो किसी ने हेट स्पीच दे दी या कम्युनिटी के बीच में नफरत फैलाने की कोशिश की, तो आईपीसी के तहत उसको सजा दी जाती है। जैसे कम्युनल हार्मोनी या दो रिलीजियस ग्रुप्स के बीच एनमिटी फैलाने के लिए सेक्शन 153A है ना। इसी तरह से अगर ऐसा कोई काम कर दिया जो आईपीसी के अंदर पनिशमेंट है या आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर पनिशमेंट है, तो उसको सजा दी जा सकती है। अदरवाइज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज नॉट ए लॉ एंड इट इज नॉट इन्फोर्सेबल, इसके तहत कोई सजा नहीं दी जा सकती है। ये मेन बात आपको ध्यान रखती है। चलिए सर, अब दो छोटी छोटी न्यूज हैं उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आपका इंडिया में जो ऑयल पाम है उसकी यूनिट सेटअप हुई है, ठीक है ना। उसका नाम ध्यान रखिएगा कि किस जगह हुई है, लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो जो ऑयल पाम प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री है वो कहाँ स्टैब्लिश हुई है, लोअर दिबांग वैली में। तो अपना स्टेट में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उसके सीक्वेंस में ये न्यूज आपका इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट, जो आपका स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है अरुणाचल प्रदेश का, उसको नेशनल पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट एक्सीलेंट अवार्ड्स के दौरान 3 अवार्ड दिए गए हैं, ठीक है ना। तो ये जो इवेंट था पूरा ऑर्गेनाइज किया गया था एसोसिएशन ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स, तो उसमें 3 अवार्ड्स किसको मिले हैं, एपीएसटीएस को मिले हैं। तो ये छोटी सी न्यूज थी, मतलब मे भी हो सकता है कभी पूछ ले, अदरवाइज एक जनरल अवेयरनेस के लिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज आई थी कि एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है अंडर पोषण पखवाड़ा, ठीक है ना। कहां पर, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट। जो पोषण पखवाड़ा है ये किसके अंदर आता है, एक आईसीडीएस प्रोग्राम चलता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम। तो आईसीडीएस के अंदर कई सारे प्रोग्राम्स चलते हैं, तो एक प्रोग्राम चल रहा है पोषण पखवाड़ा, तो उसके तहत एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। प्रोग्राम में क्या हुआ, कितने लड्डू बटे, दैट इज नॉट अवर कंसर्न। हमारा कंसर्न क्या है सर, पोषण पखवाड़ा क्या बोला है, देख लेते हैं सर पोषण पखवाड़ा क्या चीज है। तो पोषण पखवाड़ा ध्यान रखिएगा 2018 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था। एक्चुअली पोषण अभियान लॉन्च किया था। पोषण अभियान का पर्पस था कि जो न्यूट्रिशन का स्टेटस है चिल्ड्रन और विमेन में उसको इंक्रीज करना। अब ऑब्वियसली बात है, अगर चिल्ड्रन और विमेन की बात हो रही है तो कौन सी मिनिस्ट्री इसको डील कर रही होगी, देन इट विल बी डेल्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ विमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो जब से ये पोषण अभियान लॉन्च किया गया है तब से जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है वो एक पोषण माह या कह लो पखवाड़ा सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है ना। यानी पोषण मंथ, न्यूट्रिशनल मंथ सेलिब्रेट करते हैं, और ये 15 दिन चलता है इन द मंथ ऑफ मार्च। तो ये अभी चलेगा 15 डेज तक का ये आपका प्रोग्राम है। इसका पर्पस यही है कि भाई अवेयरनेस फैलानी है, न्यूट्रिशनल प्रमोशन करना है, टू इनहेंस न्यूट्रिशनल आउटकम्स फॉर किड्स, टीन्स, प्रेग्नेंट वीमेन एंड नर्सिंग मॉम्स बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी, अ फोकस स्ट्रेटेजी एंड कन्वर्जेंस। यानी पोषण पखवाड़ा विमेन एंड चाइल्ड के न्यूट्रिशनल वैल्यू की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए और उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया है। अब ये जो जितनी भी ज्यादातर आप स्कीम देखोगे बच्चों के लिए वो किसके अंडर लॉन्च होती हैं, आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ठीक है।
और ये किसके अंडर काम कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर ये आपका काम करता है। जैसे बच्चों को सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देना, है ना, प्री स्कूल एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन, रेफरल सर्विसेज, हेल्थ चेकअप्स, इम्यूनाइजेशन, ये सारे जो प्रोग्राम्स है वो आईसीडीएस के अंदर चलते हैं। जैसे आपने देखा होगा मिड डे मील स्कीम, ये भी इसी का पार्ट है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये भी इसका पार्ट है। तो कई सारी स्कीम्स इसके अंडर चलती हैं। और जब किसी स्कीम के अंदर कई सारी स्कीम्स चलती हैं तो उस स्कीम को क्या कहते हैं सर? अम्ब्रेला स्कीम। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? अम्ब्रेला स्कीम, क्योंकि इसके अंडर और अदर बहुत सारी स्कीम्स देखने को हमें मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। एक्चुअली नेक्स्ट इज द एडिटोरियल अ रियल ब्रेक थ्रू। आपको कुछ दिन पहले लास्ट न्यूज एनालिसिस में हमने बात करी थी कि ईएफटीए के साथ हमारा एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, टेपा, है ना, इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो उसी के रिगार्डिंग ये आपका एडिटोरियल लिखा गया है, जो बता रहा है कि वो एग्रीमेंट कितना जरूरी था और उसकी इन्वेस्टमेंट से कितना बड़ा बूस्ट मिलेगा हमारी इंडस्ट्रीज को, हमारी एम्प्लॉयमेंट को, हमारे इन्वेस्टमेंट को और हमारे एक्सपोर्ट को। ठीक है, तो ये आपका एडिटोरियल है। जो भी इसके की पॉइंट्स थे उसको मैंने आगे लिख दिया है, एक बार देख लेते हैं। जो ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट 10 मार्च को ये आपका साइन हुआ था, इंडिया और किसके बीच साइन हुआ है? ईएफटीए। ईएफटीए में 4 मेंबर्स हैं। ईएफटीए क्या है? यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। इसमें आपका 4 मेंबर्स हैं, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और लिंचेस्टीन। इन 4 कंट्रीज के साथ ये हमारा ट्रेड एग्रीमेंट आपका साइन हुआ है। अब देखो, ये बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि भारत नेगोशिएट कर रहा है ईएफटीए यूरोपियन यूनियन के साथ 2007 से। ठीक है ना, 2007 से। वो अभी भी पूरा नहीं हुआ। तो यूरोपियन यूनियन के साथ नहीं हुआ, लेकिन ये किसके साथ हो गया? ईएफटीए हो गया। ठीक है, यूरोपियन यूनियन के साथ भी इसी तरह का हमें एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आगे चल के साइन करना है। ठीक है, तो ये इसकी जो नेगोशिएशन है 2008 में शुरू हुई, है ना, फिर उसके बाद एक साल बाद ईयू के साथ शुरू हुई और उसके बाद कॉन्क्लूड हो गई। ठीक है, ये सब तो थोड़ा हिस्ट्री है। हाँ, तो ये पॉइंट देखो, यहाँ पर जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं उनका कहना है कि भाई ऐसा नहीं है कि ये, उनका कहना है कि हाँ, इस बार बहुत ज्यादा चीजें फर्स्ट टाइम हो रही हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया किस 4 डेवलप कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है। ठीक है ना, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ एफटीएस पहली बार ऐसा हो रहा है कि भाई $100 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है वो कमिट की जा रही है। मतलब इसकी कसम खा ली गई है कि $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट की जाएगी और उसके एवज 1 मिलियन डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट की जाएंगी। 1 मिलियन बोले तो 10 लाख जॉब्स क्रिएट की जाएंगी इन द नेक्स्ट 15 ईयर्स, अगले 15 सालों में। ठीक है, तो इससे जाहिर सी बात है अगर इतना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा। साथ ही साथ जब मेक इन इंडिया बढ़ेगा, एक कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो हमारा जो यूथ है और जो हमारा जो टैलेंटेड वर्कफोर्स है उसको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। साथ ही साथ जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी फायदा होगा। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर हमारा यूरोपियन कंट्रीज के साइन हो गया है तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, वो यूरोप में इजीली अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर पाएंगे। जो कस्टम ड्यूटीज वगैरह थी है ना, वो सारी चीजें अब बीच में नहीं आएंगी। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से होता क्या है, जो टैरिफ होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। टैरिफ मतलब, मान लो इंडिया से हमें कोई प्रोडक्ट भेजना है श्रीलंका। ठीक है, तो श्रीलंका जो है बाहर के प्रोडक्ट पे कुछ टैक्स लगाता है, उसको कहते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। उसको कहते हैं इंपोर्ट ड्यूटी या फिर कह लो टैरिफ। ठीक है, तो अगर हमारा श्रीलंका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए तो श्रीलंका क्या करेगा? इस टैरिफ को हटा देगा या काफी हद तक रिड्यूस कर देगा। तो जो टैरिफ था वो रिड्यूस हो गया। अब जाहिर सी बात है, अगर हमारा कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का था श्रीलंका, या मान लो इंटरनेशनल मार्केट में $100 का था, श्रीलंका ने $10 की उस पर ड्यूटी लगा दी, तो वो कितना हो गया? $110 का। अब वो ड्यूटी हटा दी तो श्रीलंका की मार्केट में वो कितने का बिकेगा? $100 का।
यानी हमारे प्रोडक्ट्स का प्राइस ऑटोमेटिकली क्या हो गया, सस्ता हो गया उनकी मार्केट में, तो वो ज्यादा बिकेगा तो हम ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है हमारे एक्सपोर्ट्स को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा, है ना। एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी, ज्यादा मशीनें लगानी पड़ेंगी। नेक्स्ट सबसे बड़ी हाईलाइट इस एग्रीमेंट की है कि भाई 100 बिलियन यूएस डॉलर का कमिटमेंट किया गया है जो इसमें ये प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो मोदी जी ने भी कहा है कि ग्लोबल लीडरशिप जो है ईएफटी कंट्रीज की, जो ईएफटी कंट्रीज हैं आपका ये जो 4 कंट्रीज, उसमें अगर आप देखोगे तो इनोवेशन में बहुत आगे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत आगे हैं, डिजिटल ट्रेड, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, तो इन सारे सेक्टर्स में ये लोग काफी आगे हैं, काफी इनोवेटिव हैं। तो इनके सेक्टर्स का एक्सेस भी जब हमें मिलेगा तो ऑब्वियसली बात है ये हमारी इंडस्ट्रीज को भी बूस्ट करेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत बढ़िया है। दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि इतने बड़े लेवल का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत साइन कर रहा है आफ्टर विद द यूएई। इससे पहले इतना बड़ा अगर कोई एग्रीमेंट हमने साइन करा है तो वो यूएई के साथ साइन किया है, इसके बाद ये आपका यूरोपियन कंट्रीज हैं। तो इसमें जो 100 बिलियन डॉलर हैं 2 फेजेस में डिस्पैच किए जाएंगे। पहले 10 साल में 50 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट होंगे, फिर बाकी के जो 50 बिलियन हैं वो आपका नेक्स्ट 5 इयर्स में डिस्पैच किए जाएंगे या इन्वेस्ट किए जाएंगे। अब देखो इंडिया एक बड़ा मार्केट है, लेकिन हमारे बॉटल नेक्स भी हैं। बॉटल नेक्स का मतलब क्या है, चैलेंजेस हैं या हमारे साथ कुछ दिक्कतें हैं। वो चैलेंजेस क्या है सर, आपको भी पता है सर, एक रेड टेपिज्म की प्रॉब्लम है इंडिया में। रेड टेपिज्म, मान लो कोई भी प्रोडक्ट अगर इंडिया में आ रहा है तो जो कस्टम डिपार्टमेंट है वो उसको रिलीज करने में, है ना, वो डिले कर देगा, है ना। टाइमली क्लियरेंस ऑफ गुड्स बाय द इंडियन कस्टम डिपार्टमेंट इज नेसेसरी, जो रेड टेपिज्म की वजह से डिले हो जाता है। दूसरा चीज जो कमिटमेंट है, मान लो हमने कोई बड़ा ऑर्डर लिया किसी कंट्री से, अब अगर हम कोई बड़ा ऑर्डर ले रहे हैं तो हमने उसको डेट दे दी कि भाई इस तारीख को हम आपका प्रोडक्ट डिलीवर कर देंगे, लेकिन डिले हो गया सर। यू नो वी इंडियंस वी डोंट आर पंचुअल, ऐसा कई लोग कहते हैं बट ऐसा नहीं है ना। तो टाइमलाइंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर किसी ने प्रोडक्ट की डिलीवरी डेट फिक्स करी है तो इंडियन कंपनीज को वो जो डेट है वो फिक्स करनी पड़ेगी। हो जाता है ना सर, कई बार आपने सुना होगा बिहार की कोई यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया लेकिन वो एग्जाम पेपर ही बनाना भूल गए। तो इस तरह की चीजें हाँ हमारे कंट्री में होती रहती हैं। तो ऑथर भी वही कहना चाह रहे हैं, इन सब चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा, टाइम पर डिलीवरी मेंटेन करनी पड़ेगी। क्वालिटी चेक भी एक बड़ा इशू है सर, है ना। मतलब ऐसा ना हो कि मार्केट हमें मिल जाए तो हम दूसरे चाइना बन जाएं। जो क्वालिटी है प्रोडक्ट्स की वो अप टू द मार्क रहनी चाहिए, क्योंकि अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो कोई ज्यादा हमारे प्रोडक्ट्स को परचेज नहीं करेगा। तो ये सारे कुछ इश्यूज जो हैं इंडिया यूरोपियन ट्रेड के दौरान यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल्स ने रेज किए हैं। पहले भी इस बारे में कहा है कि भाई एक तो आपका कस्टम ड्यूटी का क्लियरेंस लेट होता है, आपकी जो टाइम लिमिट है वो एडहेयर नहीं करते हो, आपका क्वालिटी चेक भी इशू है। तो ये 3 पॉइंट्स आपका मेनली हमारे एक्सपोर्ट्स को दिक्कत में डालते हैं, ठीक है। तो एग्रीमेंट विल कम इनटू द फोर्स आफ्टर द रेटिफिकेशन बाय द ईएफटी कंट्रीज, वो अपने यहाँ उनके रेटिफाई करेंगे, अप्रूव करेंगे, उसके बाद ये एग्रीमेंट आपका पिक्चर में आएगा। अब इट इज इंडीड अ मोमेंटस ओकेजन फॉर इंडियन ट्रेड डिस्पाइट द मर्मर ऑन टाइमिंग ऑफ द एग्रीमेंट विच इज जस्ट बिफोर द इलेक्शंस, ठीक है ना। अब एक चीज ये बोली जा रही है कि ये बताओ, इलेक्शन भाई अप्रैल से शुरू हो रहे हैं, जस्ट कुछ 1 महीने पहले आप इस तरह का एग्रीमेंट साइन कर रहे हो, तो कुछ तो दाल में काला है। तो कुछ लोगों का कहना ये भी कि भाई इलेक्शन नजदीक आ गए हैं, इस वजह से गवर्नमेंट ने अब जाके इसको साइन किया है ताकि इस चीज को एज ए विक्ट्री वो इलेक्शन के टाइम पे शो करेंगे। खैर ऑथर कहते हैं अब जो भी है बढ़िया है ना। इट विल ओपन द possibility of such agreements with other developing countries and hasten the process with the European Union in particular। यानी कुल मिला के जो यूरोपियन यूनियन की मार्केट है जिसके चक्कर में बहुत सालों से लगे उसको टैप करने के लिए, तो उस सीक्वेंस में ये आपका एक बड़ा रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। तो उस सीक्वेंस में ये आपका बड़ा रोल प्ले करेगा। तो ये आपका पूरा
एडिटोरियल था रिगार्डिंग जो अभी टेपा साइन हुआ है बिटवीन इंडिया एंड EFTA। ठीक है, चलिए, आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो ये सारे पॉइंट्स मैं इसलिए डिस्कस करता हूं ताकि जब आप APPSC के एग्जाम दोगे तो मेंस आंसर राइटिंग में ये सारे पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। DNGC रिसीव्स बेस्ट कॉलेज फॉर NCC अवार्ड। अब इसमें देखो, ये न्यूज मैंने इसलिए भी रखी, NCC अवार्ड में बेस्ट कॉलेज किसको मिला है? NCC अवार्ड में DNGC, देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज। एक तो अवार्ड वाली न्यूज है इसलिए भी इसको रखा है, दूसरी चीज इसलिए भी रखा है क्योंकि कई बार आपके एग्जामिनेशन में कोई कॉलेज या इंस्टीट्यूशन का नाम दे देता है और पूछ लेता है ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो DNGC, देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज, ये आपका कहाँ लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन ईटानगर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अब जब बात एनसीसी की हो रही है सर, देख लेते हैं एनसीसी है क्या। एनसीसी बनी थी सर आपका 1948 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एंचेन कुंजरू कमेटी 1946। कुंजरू कमेटी 1946 की रिकमेंडेशन पे इसको बनाया गया था। इसकी जो रूट्स हैं वो हमें मिलती हैं यूनिवर्सिटी कॉर्प्स ने। ब्रिटिशर्स ने यूनिवर्सिटी कॉर्प्स बनाई थी। एक्चुअली में इंडिया डिफेंस एक्ट 1970 पास किया गया था। ठीक है, इंडिया डिफेंस एक्ट 1917 पास किया गया था। ये 1917 का टाइम था वर्ल्ड वॉर 1 का। 1914 से 1918 के बीच वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। तो ब्रिटिशर्स को लग रहा था भाई और ज्यादा सोल्जर्स की जरूरत पड़ेगी, तो यूनिवर्सिटी का यूथ है उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उन्होंने इंडिया डिफेंस एक्ट 1917 बनाया जिसमें यूनिवर्सिटी कॉर्प्स क्रिएट किया। यानी जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, उन जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी फौज की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि मान लो कभी जरूरत पड़ी, ज्यादा सोल्जर्स की रिक्वायरमेंट हुई तो ये यूनिवर्सिटी कॉर्प्स के जो लोग हैं वो भी हेल्प करेंगे इन वॉर। ठीक है ना। फिर 1949 में गर्ल्स डिवीजन भी आपका, गर्ल्स डिवीजन 1949 में आपका इसमें इंक्लूड किया गया। अभी अराउंड 14 लाख कैडेट्स इसका पार्ट है ना। और इट इज द लार्जेस्ट यूनिफॉर्म यूथ ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट यूनिफॉर्म यूथ ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड एनसीसी। तो एनसीसी के जो कैंडिडेट्स होते हैं यूथ, आप जनरली कॉलेज और स्टूडेंट स्कूल्स में देखोगे, और इनको एक बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ठीक है ना। और एनसीसी किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, तो कुछ बेसिक फैक्ट्स है रिगार्डिंग एनसीसी। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं सर। माइक्रोप्लास्टिक्स में पोज अ रिस्क टू द इंडो गैंगेटिक प्लेन। देखो ये स्टडी वाली न्यूज मैंने इसलिए लिखी है कि कल आप इसको यूज कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में। अगर वहां एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है, वहां पर माइक्रोप्लास्टिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इस स्टडी को कोट कर सकते हो। माइक्रोप्लास्टिक है क्या, ये इस न्यूज में ही आपको मिल जाएगा। माइक्रोप्लास्टिक्स क्या है सर? दीज आर एक्सट्रीमली स्मॉल पीसेस ऑफ प्लास्टिक डेब्रिज इन द एनवायरमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम द डिस्पोजल एंड ब्रेकडाउन ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। देखो जो आप देखते होगे, जैसे सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बैन किया। क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं, जब प्लास्टिक ऐसा नहीं होता कि हमेशा सेम ऐसी रहती है, प्लास्टिक के जो पार्टिकल्स है धीरे धीरे डिकम्पोज होते होते बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं। उनको आप कलेक्ट नहीं कर सकते है ना, उनको फिर सेग्रीगेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारी बॉडी में, या जो मरीन लाइफ है या कोई भी जानवर है उसकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, वहां पर टॉक्सिसिटी क्रिएट करके हैवी हैवी डिसीजेस बना लेते हैं। ठीक है, तो ये वही जो बड़ी बड़ी प्लास्टिक होते हैं उसके जो छोटे छोटे टुकड़े एक टाइम पर डिसिपेट हो जाते हैं, ये वही कहलाते हैं। ठीक है, तो इनका जो कंसंट्रेशन है जो रेनी सीजन है उसके दौरान ज्यादा होता है। तो अभी ये स्टडी किसने की है? गोवा बेस्ड CSIR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी। ठीक है ना, तो भारत सरकार की ही संस्था है CSIR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी। इनकी स्टडी है सर। ठीक है, इनकी स्टडी है। तो इसने कहा है माइक्रोप्लास्टिक्स में पोज अ रिस्क टू द इंडो गैंगेटिक प्लेन। तो कभी भी माइक्रोप्लास्टिक्स के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो आप ये इस फैक्ट्स को वहां पर यूज कर सकते हो। चलिए, तो ये थी आज की आखिरी आखिरी न्यूज। तो
आगे के जो एनालिसिस है वो हम आगे के टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे आगे के न्यूज़पेपर में। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि सर हाँ, कभी-कभी ऐसा हो जाता है आजकल कि बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट होने की वजह से और भी प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं। एपीएसएसबी के कोर्सेज़ से हम एपीपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे एपीपीएससी के भी कोर्सेज़ चलते हैं। तो उसके रिगार्डिंग कभी-कभी डिले होने की वजह से न्यूज़पेपर 1 या 2 दिन कभी-कभी डिले हो जाता है। लेकिन मैं इतना इंश्योर करता हूँ कि अगर आप कंसिस्टेंट फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली फॉलो करिए, क्योंकि ये रुकेगा नहीं सर। डिले हो सकता है, डिनाई नहीं होगा। ठीक है, डिले होगा लेकिन चलता रहेगा। जैसे अभी 17-18 का बन गया, अब इसके बाद मैं जा रहा हूँ 19 वाले पे वर्क करने, तो उसका जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसका रिकॉर्डिंग करके आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है सर। तो चलिए, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर इसको लाइक कर दीजिए, है ना, इसको अपने कलीग्स के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसके अलावा भी कोई आप फीडबैक या कोई सजेशन देना चाहें तो वी आर वेरी वेलकम। चलिए सर, फिर मिलते हैं अगले एनालिसिस में। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।